बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा आपको रियल एनालिसिस 1 में वेलकम करता हूं। आज चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ में लेक्चर नंबर 19 में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो टॉपिक आपके पास हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड सीक्वेंस को, नेस्टेड सीक्वेंस की डेफिनेशन और नेस्टेड सीक्वेंस की एग्जांपल्स को, और उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं नेस्टेड सीक्वेंस से कि नेस्टेड सीक्वेंस को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। तो नेस्टेड सीक्वेंस की डेफिनेशन बेटा कुछ इस तरह है। मैंने लिखा कि अ नेस्टेड सीक्वेंस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स वेयर ईच सेट इज़ अ सबसेट ऑफ द प्रीवियस वन। नेस्टेड सीक्वेंस जो है वो एक सीक्वेंस है सेट्स का, नंबर्स का सेट नहीं। सीक्वेंस आप जानते हैं आमतौर पर आप नंबर जो होते हैं उनका सीक्वेंस बनाते हैं, लेकिन नेस्टेड सीक्वेंस जो है वो सेट्स का सीक्वेंस है। और इस तरह का सीक्वेंस है कि इसमें मैंने लिखा है कि हर प्रीवियस जो आपका सेट बनेगा, ठीक है, वो अगले आने वाले जो सेट है उसका सुपर सेट होगा। वेयर ईच सेट इज़ अ सबसेट ऑफ द प्रीवियस वन। इन अदर वर्ड्स ईच सेट इज़ द सीक्वेंस कंटेन्स द नेक्स्ट सेट एज अ सबसेट। मिसाल के तौर पर फॉर्मली या मैथमेटिकली अ नेस्टेड सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। लेट कर लें कि आई एन आपके पास एक सीक्वेंस है सेट्स का, देन आई एन इज़ कॉल्ड नेस्टेड सीक्वेंस इफ़ फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन आपके पास आई एन प्लस वन जो है वो आई एन का सबसेट होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ऊपर यही लिखा है ना कि आपके पास हर आने वाला जो अगला जो सबसेट है, अगला जो सेट है वो प्रीवियस का सबसेट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आप n की जगह 1 पुट करें तो आपके पास जो I2 है, I2 जो है वो सबसेट होना चाहिए I1 का। n की जगह 2 पुट कर दें तो I3 जो है वो सबसेट होना चाहिए I2 का, ठीक है। और अगर इस प्रोसीजर को कंटिन्यू कर लें तो ये कुछ चीज़ ऐसे बन जाती है आपके पास कि आई एन प्लस वन सबसेट है आई एन का, आई एन फिर सबसेट होगा आई एन माइनस वन का, आई एन माइनस वन सबसेट होगा आई एन माइनस टू का। ये प्रोसीजर चलता जाएगा। लास्ट वाली चीज़ें आप ऐसे लिखेंगे कि आई थ्री जो है वो सबसेट होगा आई टू का, I2 सबसेट हो जाएगा I1 का। तो इसमें सबसे बड़ा जो आपके पास सुपर सेट होगा वो कौन होगा? I1 होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नेस्टेड सीक्वेंस की। नेस्टेड सीक्वेंस में सबसे इम्पोर्टेंट और आसान सी एग्जांपल है ये मेरे पास। मैंने IN डिफाइन कर दिया है क्लोज इंटरवल -1 से लेकर +1, -1/n से लेकर +1/n के दरमियान। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका IN+1 जो है वो IN का सबसेट है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी तमाम नेचुरल नंबर के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करें तो आपके पास जो I1 निकलेगा वो I1 आ जाएगा क्लोज इंटरवल -1 से +1 के दरमियान। अब ये वाला जो I1 है ये सबसे बड़ा आपका इंटरवल बनेगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर -1 है और यहाँ पर आपके पास आ गया +1। अगर आप यहाँ पर I2 निकालते हैं तो I2 यहाँ से निकलेगा -1/2 से लेकर +1/2, यानी -0.5 से लेकर +0.5। आप देख सकते हैं कि आपका I2 जो है वो छोटा इंटरवल है और I1 बड़ा इंटरवल था, तो I2 जो है वो कंटेन कर गया I1 के अंदर, यानी यहाँ पर मिसाल के तौर पर -0.5 आ जाएगा और इधर आ जाएगा +0.5। इसी तरह अगर आप मज़ीद आगे चलते जाएँ, I3 यहाँ से निकालें तो I3 n की जगह अगर आप 3 पुट कर देंगे तो आंसर बनेगा -1/3। -1/3 अप्रॉक्सीमेटली आंसर बनेगा 0.33, और इसी तरह इधर आंसर बनेगा 0.33। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो I3 है वो मज़ीद छोटा हो गया और वो I2 के अंदर कंटेन कर गया। तो इसमें यही मैंने बताया है कि आपका हर आने वाला जो नेक्स्ट इंटरवल होगा वो पिछले इंटरवल का क्या हो जाएगा? सबसेट बनता जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास पहली एग्जांपल है। इसके बाद मज़ीद और एग्जांपल एक दो यहाँ पर देख लेते हैं। मैंने मज़ीद एक एग्जांपल ली, मैंने क्लोज इंटरवल 0 से 1 रख लिया।
अगला इंटरवल 0 से 1/2 हो गया, फिर 1/4 से 1/2, फिर 3/8 से 1/2। अब ये मैंने कैसे बनाया, इसमें मैंने ये लिखा है कि वेयर ईच इंटरवल इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग दी प्रीवियस इंटरवल इन हाफ, ठीक है, दिस सीक्वेंस इज नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ सेट्स। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको मैंने जो ऊपर वाले एग्जांपल दिए आप उसी तरह के एग्जांपल बनाएं, आप बेशुमार एग्जांपल बन सकती हैं। इसमें मैंने इस तरह बनाया है कि ये जो मेरे पास पहला इंटरवल है 0 से 1, तो ये 0 से 1 जो इंटरवल है, इस इंटरवल को मैंने कर दिया हाफ। इंटरवल को हाफ करने से मुराद है इसकी लेंथ का हाफ कर दिया। इसकी लेंथ कितनी निकलेगी, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू 1 माइनस 0, उसको 2 पर डिवाइड कर दिया, आंसर बन गया 1/2। इस 1/2 को मैंने इसकी लोअर लिमिट में ऐड कर दिया, आंसर कितना निकला है, ठीक है। आपके पास 1/2 आ गया, सही है। तो एक अगला इंटरवल आपके पास आ जाएगा 0 से लेकर 1/2 के दरमियान, ठीक है। ये जो दूसरा इंटरवल मैंने लिखा, तो आप देख सकते हैं कि ये सेकंड इंटरवल पहले वाले इंटरवल का सबसेट है। आगे मैंने फिर ऐसे ही किया कि अब ये वाला जो इंटरवल है 0 से 1/2, इसको भी ऑफ कर देता हूँ। इसको ऑफ करूँगा कैसे, अब 1 अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को निकालूंगा, 1/2 में से 0 को माइनस किया, फिर 2 पर डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना बन गया 1/4, ठीक है। तो अब मैंने इंटरवल 1/4 से स्टार्ट करके 1/2 तक ले गया, यानी कि यहाँ पर आपके पास 1/4 होता है 0.25, सही है। ये आ गया 0.25 यानी 1/4, और ये 1/2 तक आ गया। तो आप देख सकते हैं कि ये 1/4 से 1/2 वाला इंटरवल, पिछले इंटरवल 0 से 1/2 का मज़ीद क्या बन गया, सबसेट बन गया। फिर मैंने इसी तरह किया, इस इंटरवल को मज़ीद ऑफ किया। वो कैसे किया जी, 1/2 में से 1/4 माइनस कर दिया, तो इस 1/2 में से 1/4 को किया मैंने माइनस, तो वो आंसर कितना बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/4। इसको कर दिया मैंने 2 पर डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 1/8, ठीक है। अब 1/8 को इस ये जो छोटा नंबर है आपका 1/4, इसमें प्लस कर लेते हैं, सही है। तो 1/8 और प्लस 1/4 एलसीएम ले लेंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2 डेट इज इक्वल टू 3/8। तो अब मज़ीद आगे चलें तो यहाँ पर 3/8 आपके पास यहाँ पर आ गया, और कहाँ तक ले गया, इसे मैं 1/2 तक ले गया, ठीक है। तो ये आपके पास एक तरीकाकार है, ये एक टेक्निक है। हर मरतबा मैं इंटरवल को हाफ़ कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, 2 पर डिवाइड कर रहा हूँ, और जो आंसर आता है 2 पर डिवाइड करने के बाद वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, और हर स्टार्ट करने के बाद हर मरतबा मेरा एंड पॉइंट क्या है, 1/2 है, ठीक है। आप इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते थे। मैंने 0 से 1 बनाया, आगे इसको हाफ़ करके मैं ऐसे भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 1/2 से लेकर 1 तक चले जाता हूँ मैं, मज़ीद फिर इसे इस तरह हाफ़ करता हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ टेक्निक्स हैं। यहाँ पर मैंने हर मरतबा एंड पॉइंट को क्या रखा है, 1/2 अब तो सुन चलता जा रहा है, आप एंड पॉइंट 1 ये वाला रख लें, सही है। मज़ीद एक एग्जांपल मैंने ओपन इंटरवल से ली। ये जो नेस्टेड सीक्वेंस है इसके लिए ऊपर कोई शर्त नहीं है कि वो हमेशा क्लोज इंटरवल हो, वो ओपन इंटरवल भी हो सकता है। इस मरतबा मैंने ओपन इंटरवल 0 से 1 लिया, अगला मैंने जो है, अब इस मरतबा मैंने एंड पॉइंट 1 रखा है, ठीक है। और बनाया मैंने इसी तरीके से ये है कि हर मरतबा इंटरवल की लेंथ को हाफ़ किया है, ठीक है, और हाफ़ करने के बाद जो आंसर आता है वहाँ से स्टार्ट किया। ये 1/2 आ गया, 1/2 से 1 आ गया, फिर इसी तरह 1 में से 1/2 माइनस किया तो कितना बन गया, 1/2 से 1 से 1/2 माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 1/2, इसको हाफ़ करूँगा, आंसर बनेगा 1/4। इस 1/4 को इसमें ऐड कर लेते हैं, 1/2 में आंसर बनेगा 3/4, तो 3/4 से लेकर 1 तक चले गया। फिर इसी तरह 1 में से 3/4 माइनस किया तो बाकी रह गया, अब 1 माइनस 3/4 करेंगे, आंसर बनेगा आपके पास 1/4। इसका कर दूंगा मैं हाफ़ करूँगा तो आंसर बनेगा 1/8। इस 1/8 को मैं 3/4 के साथ प्लस कर लेता हूँ, 3/4 के साथ प्लस करूँगा, आंसर आएगा 7/8। इस 7/8 से स्टार्ट करूँगा और 1 तक चला जाऊँगा, ठीक है जी। हर मरतबा अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस किया है, 2 पर डिवाइड किया है, जो आंसर आता है उसको पिछले नंबर से प्लस करता जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास इस मरतबा जितने भी इंटरवल आएंगे वो आपके पास आप देख सकते हैं, हर आने वाला इंटरवल दूसरे इंटरवल का पिछले इंटरवल का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये तमाम एग्जांपल नेस्टेड सीक्वेंस की हैं। एक एग्जांपल मैंने मजीद ली यहाँ पर, आपने मीट्रिक स्पेस पढ़ी है और ये बड़ी आसान सी और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैंने कहा जी लेट कर लें एक्स डी आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है, लेट कर लें बी एक्स आर आपके पास एक ओपन बॉल है और उसका सेंटर जो है वो एक्स के ऊपर है, रेडियस उसका आर के ऊपर है। तो आपने कंसेंट्रिक सर्कल के मतलब पढ़ा हुआ है। तो ये जो ओपन बॉल है जो BX1, ये वो बॉल है जिसका सेंटर एक्स है, रेडियस कितना 1 है। अगली मैंने बॉल बनाई, हर मरतबा मैंने क्या किया है, रेडियस को हाफ़ करता गया हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये जो मुख्तलिफ बॉल्स बनेगी, ये मेरे पास सबसे बड़ी बॉल है जिसका सेंटर मिसाल के तौर पर एक्स के ऊपर है और रेडियस इसका मेरे पास 1 के बराबर है, रेडियस 1 है। अब इसी के ऊपर मैं फिर एक मज़ीद एक बॉल बनाता हूँ, उसका सेंटर तो वही है,
लेकिन उसका रेडियस कितना है 1/2 है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली बॉल उसके अंदर कंटेन कर रही है। फिर इसी तरह ही मैं एक मज़ीद बॉल बनाता हूँ, उसका रेडियस 1/4 कर देता हूँ, सेंटर उसका 1x के ऊपर ही है। ये वाली बॉल पहली दोनों बॉल्स का मज़ीद सबसेट बन गई है। इसी तरह ये प्रोसीजर चलता रहेगा। हर नेक्स्ट बॉल जो है वो प्रीवियस बॉल की क्या होगी, सबसेट होगी। तो लिहाजा मेट्रिक स्पेस में ये जो बॉल्स हैं जिन जो कि कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं, असल में वो नेस्टेड सीक्वेंस की एग्जांपल को शो करते हैं। तो ये कुछ नेस्टेड सीक्वेंस की एग्जांपल थी। ठीक है, नेस्टेड सीक्वेंस को आप क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल दोनों पर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब मैं मूव करने लगा हूँ अपना नेस्टेड सीक्वेंस, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम की तरफ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके फाइनल एग्जाम के हवाले से। तो नेस्टेड इंटरवल थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मैंने कहा जी कि सपोज कर लें कि आपके पास आई एन जो है वो सीक्वेंस है क्लोज इंटरवल का। आई एन सीक्वेंस है क्लोज इंटरवल का सच डैट आई एन प्लस 1 जो है वो आई एन का सबसेट है, यानी ये नेस्टेड सीक्वेंस है। इसके अलावा इस पर एक शर्त ये लगाई है कि अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो जीरो को अप्रोच करता है जब आपका एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। यानी ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल इतना छोटा हो जाता है कि अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू के दरमियान का जो डिफरेंस है वो जीरो के करीब करीब चले जाता है जब एन इन्फिनिटी बन जाता है। सही है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने ऊपर जो सबसे पहले एग्जांपल दी थी -1/n से लेकर +1/n के दरमियान, ये एग्जांपल आपकी नेस्टेड इंटरवल थ्योरम को फुलफिल करती है, उसको सेटिस्फाइड करती है। आप जब जब यहाँ पर n बढ़ाते जाएंगे आप चेक कर सकते हैं, जब आप यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये दोनों नंबर जीरो को अप्रोच करेंगे। ये भी जीरो को अप्रोच करेगा, ये भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो आपके पास ऐसी सूरत में यहाँ पर आपका an जो है, मैंने यहाँ पर an जो है वो नज़र आ रहा है -1/n, और bn जो नज़र आ रहा है वो मेरे पास नज़र आ रहा है 1/n। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें, bn में से an को निकाल दें तो bn माइनस an जो है वो आपके पास बन जाएगा 2/n के बराबर। bn में से n निकालना है आपने, तो ये आएगा 2/n। लेकिन जब यहाँ पर आप n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे, लिमिट लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि bn माइनस an जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। अच्छा, अब नेस्टेड इंटरवल थ्योरम की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर कोई आई एन आपने एक सीक्वेंस यूज़ किया, नेस्टेड सीक्वेंस किसका, क्लोज इंटरवल का, तो नेस्टेड इंटरवल थ्योरम ये कहता है कि ऐसी सूरत में इंटरसेक्शन ऑफ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल, ये जो जितने भी नेस्टेड सीक्वेंस आपके पास बनेंगे ना क्लोज इंटरवल के, इनकी इंटरसेक्शन जो है एक तो होगी नॉन एम्प्टी, दूसरा नॉन एम्प्टी होने के बाद उनके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट कंटेन करेगा। इसकी इनफाइनाइट इंटरसेक्शन जो है उसमें आपके पास एक ही पॉइंट कंटेन करता है। सही है जी बेटा। नेक्स्ट, नेस्टेड इंटरवल थ्योरम की स्टेटमेंट को समझने के लिए इसी तरह एग्जांपल को आप समझें। जो मैंने यहाँ पर एक बात की कि आपका नेस्टेड इंटरवल थ्योरम की जो इंटरसेक्शन है वो एक तो नॉन एम्प्टी है यहाँ पर, और दूसरी ये है कि वो उसकी इंटरसेक्शन में, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट कंटेन करता है। मिसाल के तौर पर ये बड़ी सूटेबल एग्जांपल है। इसमें आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपका पहला इंटरवल बनेगा -1 से +1। ये आपका एक बड़ा इंटरवल आ गया -1 से +1 के दरमियान। आपने n की जगह 2 पुट किया, आंसर बना -0.5 से +0.5 के दरमियान। इंटरवल आपने हाफ कर दिया 2 पुट करके, ये यहाँ पर आ गया आप। मज़ीद आपने n की जगह 3 पुट किया, इंटरवल मज़ीद छोटा हो गया, ये आ गया -0.33 से +0.33 के दरमियान। मज़ीद आपने इनकी जगह 4 पुट किया, आंसर बना -0.25, ये आ गया -0.25, और दूसरा पॉइंट आपके पास आ जाएगा +0.25। आप गौर करें कि जब जब आप n यहाँ पर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो आप किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, चाहे लेफ़्ट से आएँ या राइट से आएँ, आप देख रहे हैं आप दोनों साइड से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो इन तमाम इंटरवल्स की जो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन बनेगी, वो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन जो है n=1 से इन्फिनिटी, इन तमाम की जो इंटरसेक्शन है वो उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट है, डेट = 0। ठीक है जी। तो अब इसको हम इन जर्नल प्रूफ करते हैं, वो देखते हैं कैसे प्रूफ करना है। ले जी बेटा, आपको आई एन जो इंटरवल क्लोज इंटरवल गिवन है वो है ए एन से बी एन, हमने क्लोज इंटरवल लेट कर लिया था। n+1 पर ये बन जाएगा an+1 से bn+1 के दरमियान। एज ए एन इज़ अ नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल, ये बात गिवन है कि आई एन जो है वो नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल है। तो नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल की फिर डेफिनेशन ये कहती है कि in+1 जो है वो सबसेट होगा in का। तो in+1 है ये इंटरवल an+1 से bn+1, ये सबसेट हो जाएगा an bn का। अब यहाँ पर n की मुख्तलिफ वैल्यूज हम पुट करते हैं।
अगर मैं यहाँ पर n की जगह 1 पुट करूँ तो ये जो पहले वाला इंटरवल है वो बन जाएगा A2 से B2 और दूसरा इंटरवल बन जाएगा A1 से B1। यहाँ पर अगर आप n की जगह 1 पुट कर दें, अब यहाँ पर आप गौर करें कि यहाँ पर ये आपके पास 4 नंबर हैं A1 B1 A2 B2। इन चारों नंबर में से सबसे छोटा नंबर जो होगा वो A1 है और सबसे बड़ा नंबर होगा B1। तो मैंने लिखा A1 यहाँ पर और ये लिख दिया B1, और ये जो दोनों नंबर हैं A2 और B2 ये दोनों इसके दरमियान में आ जाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ तो कन्फर्म है कि यहाँ पर A2 स्मॉलर है B2 से, तो सारी सी बात है ये A2 छोटा आ गया B2 से, और इधर ये चीज़ नज़र आ रही है कि A1 B1 से छोटा है, तो A1 यहाँ पर लिख दिया B1। अब कन्फ्यूजन अगर आपको ये है कि भाई A1 A2 से कैसे छोटा है, तो ज़रा इस चीज़ को एक एग्जांपल से ज़रा समझते हैं। ज़रा इस चीज़ को देखिएगा, मैं लिखता हूँ जी इंटरवल 2 से 3 और एक इंटरवल मैंने लिखा है 1 से 4। आप बताएं इन दोनों इंटरवल में से सबसे बड़ा इंटरवल कौन सा है? तो 1 से 4 बड़ा इंटरवल है, तो आपका 2 से 3 जो है वो इसका सबसेट है इस इंटरवल का, ये सब इंटरवल है इसका। तो अगर मेरे पास ये है A1 और ये है B1 और ये मेरे पास नंबर है A2 और ये है नंबर B2, आप चेक कर सकते हैं कि A1 छोटा है A2 से और A2 छोटा है B2 से और B2 छोटा है B1 से। तो हर मरतबा जब भी मैं अब यहाँ पर इंटरवल बनाता जाऊँगा, आगे मैंने n की जगह 2 पुट किया तो इधर वाला इंटरवल बन गया A3 B3। कहाँ पर n की जगह 2 पुट किया? ये जो मेरे पास ऊपर ये इस यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर दिया तो ये A3 B3 आ जाएगा और उधर आ जाएगा A2 से B2। तो अब बिल्कुल ऊपर वाली स्टेटमेंट की तरह यहाँ पर सबसे छोटा नंबर A2 होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा B2। ठीक है, और ये वाले दोनों नंबर A3 और B3 इन दोनों के दरमियान आ जाएंगे ऐसे। कंटिन्यू दिस प्रोसेस, इस प्रोसीजर को आप जारी रखेंगे तो n की जगह अगर आप n पुट करेंगे तो फिर वही बात होगी कि ये वाला नंबर सबसे छोटा, ये वाला नंबर सबसे बड़ा, और ये दोनों नंबर इसके दरमियान में आ जाएंगे। an छोटा हो जाएगा an+1 से, bn+1 छोटा हो जाएगा bn से। कंबाइनिंग ऑल दी अबव एक्सप्रेशन, इन तमाम इनक्वालिटीज़ को अगर आप इकट्ठा कंबाइन कर लें तो इकट्ठा कंबाइन करने के बाद यहाँ पर आप गौर करेंगे कि सबसे बड़ा इंटरवल जो था A1 से B1 था, लेकिन उस सबसे बड़े इंटरवल में सबसे छोटा नंबर A1, सबसे बड़ा नंबर B1 और बाकी जितने भी इंटरवल्स हैं उनके नंबर इन दोनों के दरमियान में हम लिखेंगे। तो A1 छोटा था A2 से, A2 छोटा था A3 से, A3 छोटा था A4 से, अप टू सोन AN-1 छोटा है AN से और AN छोटा है BN से। वो यहाँ से नज़र आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, AN छोटा है BN से और BN छोटा है BN-1 से, BN-1 छोटा होगा BN-2 से, अप टू सोन B3 छोटा है B2 से और B2 छोटा है B1 से। ये बात हमने ऊपर देख ली है, ये देखें। हर मरतबा जब जब B का नंबर बढ़ेगा तो बड़े सफिक्स पर B का आंसर छोटे सफिक्स से छोटा आएगा, मतलब B3 छोटा है B2 से, B2 छोटा है B1 से। ये ऊपर हमने अभी देख लिया है। तो अब यहाँ पर इस सीक्वेंस में ये जो इनक्वालिटीज़ का सीक्वेंस बना है, इसको अगर आप गौर से देखकर बताएं कि AN आपके पास यहाँ पर एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस आप जानते हैं ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी होती है। तो अगली टर्म A2 A1 से बड़ी है, A3 A2 से बड़ी है, A4 A3 से बड़ा है, AN-1 से बड़ा है। तो AN कौन सा हो गया? इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब ये जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड है तो ये इसका अपर बाउंड मिलेगा आपको, लोअर बाउंड मिलेगा। इसका अपर बाउंड कौन है? B1। ये जितने भी A की तमाम वैल्यूज किससे छोटी हैं? B1 से, और तमाम वैल्यूज किससे बड़ी हैं? A1 से। तो आपके पास AN एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड अबव है B1 से और बाउंडेड बिलो है A1 से। सिमिलरली अगर आप इस सीक्वेंस BN को देखें तो BN एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग कैसे है कि इसमें हर अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से छोटी है। ये देखें, B2 अगली वैल्यू है B1 से छोटी है, B3 नेक्स्ट वैल्यू है B2 से छोटी है, B4 छोटा है B3 से, BN छोटा है BN-1 से। तो BN सीक्वेंस जो है वो आपके पास है एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, और ये भी बाउंडेड है किस से? इसका भी अपर बाउंड B1 है और लोअर बाउंड A1 है। B जितने भी हैं वो सारे B1 से छोटे हैं और जितने भी हैं A1 से बड़े हैं। तो दोनों सीक्वेंस AN और BN दोनों का अपर बाउंड लोअर बाउंड एक जैसा है, लेकिन फ़र्क ये है कि AN आपके पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और BN आपके पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब आपने एक थ्योरम पढ़ के आए हैं और उसका मैं प्रूफ अपने ऑलरेडी लेक्चर में बता चुका हूँ, बाउंडेड मोनोटोनिक थ्योरम। बाउंडेड मोनोटोनिक थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है वो बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो। मोनोटोनिक का मतलब क्या है? मोनोटोनिक का मतलब होता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये मैं तमाम चीज़ें अपने प्रीवियस सेक्शन में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो रियल एनालिसिस 1 है इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम लेक्चर को देख सकते हैं। तो बाउंडेड मोनोटोनिक थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस बाउंडेड है फिर जमा मोनोटोनिक भी है,
तो फिर वो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है। तो लिहाजा यहाँ पर ए एन और बी एन दोनों कन्वर्जेंट है, ठीक है। ए एन भी कन्वर्ज कर गया, बी एन भी कन्वर्ज कर गया। तो अब अगर कन्वर्ज कर गया तो फिर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कोई ना कोई लिमिट भी होती है। तो मैंने मान लिया कि ए एन की जो लिमिट है वो ए के बराबर ए को अप्रोच कर रही है और बी एन जो है वो बी को अप्रोच करता है। नाउ कंसीडर, अब मैंने प्रूफ ये करना है कि मेरे पास जो इन्फानाइट इंटरसेक्शन थी ना, ये वाली जो इन्फानाइट इंटरसेक्शन है आई एन की, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट कंटेन करता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट कंटेन कर रहा है और उसको मैं मान लेता हूँ कि वो पॉइंट ए है, ठीक है। ये मैंने प्रूफ करना है, सही है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि ए एन और ये बी एन यहाँ पर थे आपके पास इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स ए एन और बी एन के, और यहाँ पर मैंने ए एन और बी एन क्या है बताते खुद सीक्वेंसेज हैं। ए एन भी एक सीक्वेंस है और बी एन भी एक सीक्वेंस है। ए एन ए को मान लिया, बी एन बी को मान लिया। अब मैं प्रूव करूँगा ये ए और बी यहाँ पर दो डिफरेंट नंबर नहीं है, सेम है, दोनों एक ए को अप्रोच कर रहे हैं, एक ही नंबर को अप्रोच करते हैं। देखें जी, अगली चीज़ मैंने ए माइनस बी का एब्सोल्यूट इसको लिखा। अब इसके बाद मैंने ए एन यहाँ पर खुद से माइनस किया और फिर खुद से प्लस कर लिया। इसी तरह बी एन को खुद से माइनस किया और बी एन को खुद से प्लस कर लिया। अब इसके बाद आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का थ्योरम है, आपने कैलकुलस में भी पढ़ा है, रियल एनालिसिस में पढ़ के आए हैं कि एक्स प्लस वाई का जो एब्सोल्यूट है ये लेस देन इक्वल होता है एक्स एब्सोल्यूट प्लस वाई एब्सोल्यूट से। ये थ्योरम आपने पढ़ा, और ये थ्योरम सिर्फ दो नंबरों के लिए नहीं है, दो हो, तीन हो, चार हो, जितने मर्जी नंबर हो, अगर वो इस तरह प्लस हो रहे हैं तो आप उनको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसके ऊपर मैंने ये एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी लगाई, ये मैं मान लेता हूँ ये मेरा पहला नंबर है तो इसका लेस देन इक्वल टू ये एब्सोल्यूट आ गया, फिर ये दूसरे नंबर का एब्सोल्यूट आ गया यहाँ पर, और फिर ये तीसरे नंबर का एब्सोल्यूट आ गया आपके पास। ये अब ये तीनों नंबरों का एब्सोल्यूट जीरो को अप्रोच कर रहा है। कैसे? आप ऊपर मान के आए हैं कि ए एन ए को अप्रोच करता है। जब ए एन ए को अप्रोच करता है ना जी, तो फिर याद रखें ए एन और ए के दरमियान का जो डिफरेंस है वो जीरो को अप्रोच करेगा, और अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इनका एब्सोल्यूट जो है वो भी जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है जी बात ये। तो इसी तरह बी एन माइनस बी वो भी जीरो को अप्रोच करेगा। अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा ए माइनस ए एन हो तो उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा ए एन माइनस ए, माइनस कॉमन निकालने के बाद ये एब्सोल्यूट से खत्म हो जाएगा, तो ये चीज़ आपके पास ये जीरो को अप्रोच करेगी। अगली चीज़ ए एन माइनस बी एन ये भी जीरो को अप्रोच करता है। ये कहाँ से जीरो को अप्रोच करता है? आपने ज़रा ऊपर नेस्टेड इंटरवल थ्योरम की स्टेटमेंट में ये बात लिख के आए थे, ये गौर करें। आपने लिखा था ये चीज़, यहाँ पर आप ये मान के आए हैं कि बी एन और ए एन का डिफरेंस जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ए एन और बी एन का जो डिफरेंस है वो जीरो को मैंने लिखा है अप्रोच कर रहा है, ठीक होगी बात ये। अच्छा अब इसका मतलब ये तीनों नंबर जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर ए माइनस बी किसको अप्रोच कर गया? ए माइनस बी का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है जीरो को अप्रोच कर गया। अब किसी नंबर का एब्सोल्यूट जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये कब पॉसिबल है? जब अंदर वाले दोनों नंबर जो हैं वो जीरो के करीब हैं। तो इसका मतलब ए माइनस बी जो है वो जीरो के करीब है। अगर ए माइनस बी जीरो के करीब है तो इसका मतलब फिर ए बी को अप्रोच कर रहा है। अब अगर ए बी को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों नंबर अप्रॉक्सीमेटली इसको ना बिल्कुल वेरी वेरी नियरली क्लोज हैं, ठीक है। तो सिंस अब अगली बात ये है कि आपका ए एन ए जो है, ठीक है, वो ए जो है वो आपके पास ए एन से बड़ा है और बी एन से छोटा है। कैसे छोटा भाई? आपने ये जो इंटरवल दिया था ए एन से बी एन, ए एन से बी एन ये लिया है, इसमें आपके पास ए एन छोटा है बी एन से। ये तो आप यहाँ से इंटरवल की डेफिनेशन से पता है कि ये लोअर नंबर है या अपर नंबर है। अगली बात ये है कि ए एन किसको अप्रोच कर रहा है? ए एन ए को अप्रोच कर रहा है, तो ये इसकी लिमिट हुई ना, ठीक है। तो फिर लिमिट है तो फिर ये हमेशा ए एन जो है वो इससे स्मॉलर होगा अपनी लिमिट से, तो ये तो ए एन स्मॉलर है ए से, ठीक है। और अगली बात ए और बी दोनों चूँकि बराबर हैं, अब बी एन की लिमिट जो है वो बी के बराबर है, तो ये जो नंबर होगा आपका ए और बी आपस में बराबर होने की वजह से इन दोनों के दरमियान में होगा, सही है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब इन तमाम के दरमियान में ए आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इन तमाम के दरमियान में ए आने का मतलब क्या है कि अगर आप एन की जगह 1 लगाते हैं तो ए वन और बी वन ये बनेगा ए वन बी वन, इसका मतलब ए इसमें भी बिलोंग कर रहा है। अगर आप एन की जगह 2 लगाते हैं तो इंटरवल बनेगा ए टू से बी टू। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ए इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ए इन दोनों नंबरों के दरमियान में है। तो हर मरतबा जब आप एन लगाते रहेंगे ए इन तमाम इंटरवल को बिलोंग करेगा। तो जब एक चीज़ इन तमाम में कॉमन है तो फिर वो क्या होगी? इनके इंटरसेक्शन में ही आएगी ना, सही है। तो इनकी इंटरसेक्शन को मैंने लिखा हुआ है आई एन लिखने के लिखने, मैंने के लिख लिया, मेरा ए जो है इनकी इंटरसेक्शन में है, यही आपने प्रूव करना था, ठीक है। इस थ्योरम को समझने के लिए अगर नहीं समझ आती तो ये जो मैं एग्जांपल समझा चुका हूँ इसको आप देख लें। यहाँ पर नेस्टेड इंटरवल के मुताबिक जो आपका ए है वो ज़ीरो है और ज़ीरो आपका बिलोंग कर रहा है इन तमाम इंटरवल की इंटरसेक्शन में,
सही है। और आप यहाँ पर देख लें जो बाद में यहाँ पर लिख के आया हूँ, ये आपका an बनता है, ये आपका bn बनता है। आपका ज़ीरो जो है वो -1 और +1 के दरमियान में है, ठीक है, तमाम n के लिए आप कोई भी n ले लें, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था बेटा, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।